पुरानी हवेली गांव के आखिरी छोर पर खड़ी थी। ऊंची ऊंची दीवारें काली पड़ चुकी थी, लेकिन हवेली के अंदर का नजारा आज जगमगा रहा था, क्योंकि इसी हवेली में आज एक नई बहू का कदम पड़ा था, निराली का। पूरा घर रोशनी से सजा हुआ था। निराली और वीर दरवाजे पर खड़े हैं। मीना देवी और रीता उनकी आरती उतार रही हैं। निराली बेटा, आज से तुम इस परिवार का हिस्सा हो। कलश को पैर लगाओ और अपने शुभ कदमों से इस घर को पावन कर दो। आओ बेटा। निराली और वीर जैसे ही घर में कदम रखते हैं, मीना देवी उन्हें एक पल के लिए घूर कर देखती हैं और फिर ठंडी भारी आवाज में कहती हैं, रुक जाओ। घर में आने से पहले एक बात याद रखना, इस घर की हर दहलीज पर कुलदेवी की नजर रहती है। सबसे पहले कुलदेवी के आशीर्वाद लो। जी माँ, ऐसा ही होगा। आप शांत हो जाइए। उसके बाद चारों लोग अपने कुल देवी के आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। हे ईश्वर, मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मेरा बेटा और बहू अपने वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। उन पर हमेशा अपनी कृपा और छाया बनाए रखना। इस परिवार को किसी की बुरी नजर न लगे। मैं पहले ही अपने पति और बड़े बेटे बहू को खो चुकी हूँ। अब मेरे इस परिवार को हमेशा सुखी और सुरक्षित रखना। चारों माताजी के दर्शन करते हैं, फिर खड़े होते हैं। तभी मीना देवी मुस्कुराकर कहती हैं, जाओ बेटा, अब अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो। सफर भी लंबा था और शादी की थकान भी अभी बाकी है। जी माँ जी, आप भी अब आराम कीजिए। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ, सब संभाल लूंगी। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि इस हवेली का वातावरण कितना शांत और एकाकी है, और माँ जी भी कितनी गंभीर और शांत स्वभाव की हैं। जैसे वर्षों से उनके मुख पर मुस्कान ठहर ही ना पाई हो। पिताजी, भाई और भाभी के गुजर जाने के बाद से वे ऐसी हो गई हैं। निराली धीरे से पूछती है, क्यों? ऐसा क्या हुआ था उस रात, और वो कैसे मरे? वीर की आवाज भारी हो जाती है। उस रात क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं, जबकि मैं वहीं मौजूद था। निराली चौंक कर कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, यही सवाल मुझे आज भी अंदर से खाए जा रहा है। रातों को नींद नहीं आती मुझे। अब छोड़ो ये सब बातें, मुझे सोना है। बहुत थक गया हूँ, और तुम भी आराम करो। बातें रुक जाती हैं, लेकिन निराली के सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे। निराली सोच में डूबी बैठी थी कि तभी कमरे में एक अजीब सी आहट गूंज उठी, जैसे किसी ने बहुत धीरे से फर्श पर पैर रखा हो और बिना आवाज किए आगे बढ़ गया हो। निराली धीरे धीरे पीछे मुड़ी, और जो उसने देखा उसने उसे और ज्यादा डरा दिया। वहां कोई नहीं था, लेकिन किसी के मौजूद होने का एहसास अब भी वहीं था। वीर, वीर उठो जल्दी, वहां देखो, वहां कोई खड़ा है। वीर! वीर झटके से उठता है और उस तरफ देखता है जहां निराली इशारा कर रही थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। क्या हुआ? यहाँ तो कोई नहीं है। शायद तुमने कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। नहीं वीर, कोई तो था वहां। मुझे अभी भी महसूस हो रहा है, कोई यहीं था। सुबह का समय था। हवेली पर हल्की हल्की धूप गिर रही थी, लेकिन उस रोशनी के बीच भी एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था, जैसे रात का असर अभी पूरी तरह गया ही नहीं हो। निराली अभी भी डरी हुई थी। वो कांपते कदमों से कमरे से बाहर आती है। आओ बेटा निराली। माँ जी, ये कमरा बाकी पूरी हवेली से अलग लग रहा है, बहुत पुराना सा। हाँ, यहाँ कोई बदलाव नहीं किया गया।
इस कमरे में मेरे और वीर के पिता की यादें आज भी वैसे ही जिंदा हैं, जैसे समय यहीं रुक गया हो। माँ जी, यादें साथ लेकर जीना अच्छा है, लेकिन उन्हीं यादों में खुद को खो देना गलत है। आप अपना ध्यान भी नहीं रखती। बेटा, कुछ यादें ना चाहते हुए भी साथ लेकर चलनी पड़ती हैं, और कुछ बातें। माँ जी, आप क्या बताने वाली थी? अचानक चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं बेटा, बस पुरानी यादें हैं, जाने दो। तुम बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ माँ जी, मैं आपको नाश्ता करने के लिए बुलाने आई थी। सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम जाओ बेटा, मैं बस अभी आती हूँ। माफ करना बेटा, तुम्हें तो इस तरह जमीन पर बैठकर खाने की आदत नहीं होगी ना? सा मुस्कुराते हुए बोली। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी। खाना प्यार से परोसा जाए तो जगह मायने नहीं रखती। वीर मुस्कुराते हुए कहता है, माँ, इतने दिनों बाद आज घर में सच में रौनक लग रही है। हाँ भैया, बहुत ज्यादा ही रौनक है भाभी के आने से। फिर सब लोग साथ बैठकर प्यार से खाना खाने लगते हैं। घर का माहौल कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत और खुशहाल हो जाता है। तभी घर के मुख्य दरवाजे की घंटी अचानक जोर से बजती है। मिराली धीरे से उठते हुए कहती है, आप सब नाश्ता कीजिए, मैं देखती हूँ। जैसे ही निराली बाहर जाकर देखती है, पोस्टमैन दरवाजे पर हाथ में एक चिट्ठी लेकर खड़ा था। मैम साहब, यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए, आपकी चिट्ठी है। पोस्टमैन चिट्ठी निराली को देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। निराली जैसे ही चिट्ठी खोलकर देखती है, उसकी नजर उस पर ठहर जाती है। चिट्ठी के अक्षर लाल रंग से लिखे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने खून से अभी अभी लिखे हों। निराली कुछ पल वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं, लेकिन वह बिना रुके सीधे घर के अंदर वाले हिस्से में पहुंच जाती है। पीछे से मेन गेट के पास हल्की सी आहट सुनाई देती है, जैसे कोई बाहर अब भी खड़ा हो। जैसे ही वो कमरे में आई, सब लोग वहीं खड़े थे। सबकी नजर तुरंत निराली पर टिक गई। वीर आगे बढ़कर पूछता है, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों भाग कर आई हो? रीता हल्के ताने भरे अंदाज में मुस्कुराती हुई कहती है, हाँ भाभी, ऐसे दौड़ कर आई हो जैसे बाहर सच में कोई भूत देख लिया हो। मीना देवी धीरे से पास आती हैं और चिंता भरी आवाज में पूछती हैं, कुछ हुआ है बेटा? निराली शांत होकर धीरे से कहती है, नहीं माँ जी, कोई अनजान आदमी था, घर का पता पूछ रहा था। पर बेटा, इतना हाफ क्यों रही हो? निराली बात संभालते हुए हल्के से मुस्कुराकर कहती है, ऐसे ही माँ जी, बाहर बहुत धूप है ना, इसलिए शायद थोड़ा सा थक गई हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। आखिर किसने लिखी होगी ये चिट्ठी? और ये लाल रंग से क्यों लिखी है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई खून हो। जरूर इस हवेली का कोई बहुत बड़ा राज है, तभी वीर उन बातों को याद करके इतना परेशान हो जाता है। और माँ जी भी हर बार कुछ बोलते बोलते अचानक चुप हो जाती हैं। ये लोग मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं। क्यों परेशान हो रही है भाभी इतना सोच सोच के? रीता, तो तुम कब आई? और मैंने तुम्हें दरवाजे से आते हुए भी नहीं देखा। वो सब छोड़िए भाभी, आखिर क्या जानना चाहती हैं आप? रीता की आवाज अब पहले से ज्यादा शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे वो जवाब भी दे रही हो और चेतावनी भी। मैं बस ये जानना चाहती हूँ, इस घर में सब कुछ इतना अजीब क्यों लगता है? कभी कोई सच बोलता नहीं, और कभी कभी लगता है जैसे कोई सच बोलने देना ही नहीं चाहता। भाभी, ये सब रहने दीजिए। अगर आप अपनी भलाई चाहती हैं तो चुप रहिए, या इस हवेली से चुपचाप चली जाइए जहाँ से आप आई थीं। रीता, ये तुम क्या बोल रही हो? भाभी ओ भाभी, आपको नीचे बुला रहे हैं।
रीता, तुम अभी आई? तो वो कौन थी? हाँ भाभी, आपके सामने तो आई, और आप अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? निराली की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द अब डर से ज्यादा शक में डूब चुके थे। कुछ तो अजीब हो रहा है यहाँ, या कुछ गलत होने वाला है। तभी वो मुझे चेतावनी दे रही थी। यानी वो मुझे नहीं, बल्कि इस परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है और मुझे इस घर से दूर करना चाहती है। भाभी क्या सोचने लग गई आप? जल्दी चलिए। हाँ रीता, तुम चलो, मैं आती हूँ। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ आओ, बैठो यहाँ, तुमसे कुछ बात करनी है। देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम इस घर में नई हो। तुम्हें इस घर के और लोगों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता होगी, पर मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ अपनी गृहस्थी पर ही ध्यान दो। क्या मतलब माँ जी? मैं कुछ समझी नहीं। यही कि तुम बस वीर और इस घर के बारे में सोचो, न कि पुरानी बातें। मैंने सुना है कि तुम इस घर के नौकरों से भी पूछताछ कर रही थी। पर माँ जी, पर वर कुछ नहीं। तुम चाहती हो कि इस घर की सुख शांति बनी रहे, तो मैंने जो कहा है उतना ही करो। अब तुम अपने कमरे में जाओ। मीना देवी की बातें निराली के दिल में जैसे चुभ जाती हैं। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है, लेकिन वह कुछ कहती नहीं, बस चुपचाप सिर झुका लेती है। जी माँ जी, आप जैसा कहें। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बुरा लगा होगा, पर इसी में ही इस परिवार की भलाई है। निराली कमरे में आकर एक पल के लिए रुक जाती है। उसके मन में बार बार वही बात घूम रही थी। आखिर माँ जी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा होगा? आखिर क्या है इस हवेली का रहस्य? मुझे पता लगाना ही होगा। माफ करना माँ जी, मैं भी अपने परिवार का भला ही चाहती हूँ। मैं आप सबको बचाना चाहती हूँ। निराली ने गहरी सांस ली। आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक पक्का इरादा था। अगली सुबह निराली आंगन में खड़ी थी। हल्की धूप हवेली के पुराने खंभों पर पड़ रही थी, लेकिन रात की बातें अब भी उसके मन में घूम रही थी। चारों तरफ शांति थी, फिर भी उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे कोई दूर से उसे देख रहा हो। वो मन ही मन सोचती है कि तभी मीना देवी आती है। बहू, इतनी धूप में क्या कर रही हो? निराली हल्की मुस्कान के साथ उनकी तरफ मुड़ी। बस माँ जी, ऐसे ही हवेली को देख रही थी। पता नहीं क्यों इस जगह में कुछ अजीब सा एहसास होता है। निराली ने धीरे से ऊपर हवेली की अंधेरी बालकनी की तरफ देखा, जहां हल्की हवा से पुराने पर्दे हिल रहे थे। माँ जी, हवेली के ऊपर वाले हिस्से में कोई क्यों नहीं रहता? ये सुनते ही मीना देवी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उनके हाथ हल्के से कांप उठे। उस हिस्से के बारे में सवाल मत करो बहू। लेकिन क्यों माँ जी? मैंने देखा है, रात होते ही वहाँ कभी कभी रोशनी भी जलती है। वो तुम्हारा वहम है। बस बहुत हो गया बहू, अब अंदर आओ और सबके साथ नाश्ता करो। लगता है मुझे मेरे सारे जवाब उस ऊपर वाले हिस्से में ही मिलेंगे। रात के अंधेरे में हवेली बिल्कुल शांत थी। सिर्फ दीवारों पर चलती हल्की पीली रोशनी और हवा की सरसराहट। निराली धीरे धीरे उठती है और कमरे के बाहर चली जाती है। वो डरते हुए ऊपर वाले हिस्से की तरफ बढ़ती है।
हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा। ऊपर वाला हिस्सा पूरी तरह खाली और सुनसान था। दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे सालों से वहां कोई आया ही ना हो। सामने एक पुराना झूला था जिसकी जंजीरें जंग खा चुकी थी। उसके सामने दीवार पर 2 धुंधली तस्वीरें टंगी थी जिनके चेहरे लगभग मिट चुके थे। निराली धीरे धीरे आगे बढ़ी। सामने एक पुराना सा कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर एक धूल भरा बिस्तर था जिसकी चादर फटी हुई थी। कमरे के सामने एक बरामदा था, पुराना और जर्जर, जिसकी रेलिंग जंग खाकर लाल पड़ चुकी थी। बाहर घना अंधेरा फैला था। निराली वहीं खड़ी उसे देखती रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बरामदा उसे अंदर बुला रहा हो। तभी अचानक हवा तेज हो गई और दरवाजा अपने आप थोड़ा और खुल गया। निराली अचानक जोर से चीख पड़ी। उसकी आवाज पूरे ऊपर वाले हिस्से में गूंज उठी। माँ जी, माँ जी, वीर, वीर जल्दी आओ। माँ जी, माँ जी, वीर, माँ जी, माँ जी, वीर, वीर जल्दी आओ। उसकी आवाज सुनते ही नीचे से भागते हुए वीर, मीना देवी और रीता ऊपर आ जाते हैं। वीर गुस्से और घबराहट भरी आवाज में पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहू, मैंने तुम्हें मना किया था ना, यहाँ मत आना। माँ, ये किसी की नहीं सुनती। लगता है भाभी को खतरों से खेलने का बहुत शौक है। निराली डर के मारे कुछ पल चुप रहती है। उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखें अब भी सहमी हुई थी। मीना देवी घबराई हुई आवाज में कहती हैं, पता नहीं अब क्या होगा। बहू, जल्दी से बाहर आओ, नीचे चलो, जल्दी। सब लोग कमरे से बाहर निकलकर बरामदे तक पहुंचते हैं कि तभी हवा और तेज हो जाती है। अचानक तेज हवा उन चारों को अपनी ओर खींचने लगती है। बरामदे में खड़े रहना मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें जबरदस्ती अंधेरे की तरफ खींच रही हो। अचानक अंधेरा और भी घना हो जाता है। चारों तरफ धुआं धुआं सा फैलने लगता है, जैसे बरामदा किसी रहस्यमयी साए से भर गया हो। किसी को कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस गहरे सन्नाटे में धीरे धीरे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगती है। वो आहट धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। मीना देवी की आंखों में डर उतर आता है। उनके होंठ कांपने लगते हैं, जैसे वो उस आहट को पहचान गई हो। मीना देवी डर से कांपती हुई आवाज में कहती हैं, देखो, हमें जाने दो। मेरी बहू ना समझ है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। धीरे धीरे धुएं के बीच एक साया दिखाई देने लगता है। मैंने समझाया था इसको, लेकिन इसने तो मेरा काम आसान कर दिया, सबको यही ले आई। रेवा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है और गुस्से से कहती है, तुम्हारी कुलदेवी की वजह से मैं नीचे नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। निराली कांपती हुई आवाज में फिर पूछती है, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों हो? मैं वो अभागन हूँ जिसने अपनी आंखों के सामने अपने माँ पिताजी को तड़प तड़प कर मरते देखा। उस दरिंदे ने मेरी आंखों के सामने उन्हें चाकू के वार से मार डाला और मुझे इस कमरे में मरने के लिए बंद कर दिया। रेवा की आवाज अब टूटने लगती है, लेकिन उसमें दर्द और गुस्सा दोनों भरा हुआ था। निराली कांपती हुई आवाज में पूछती है, आखिर वो बेरहम इंसान कौन था? रेवा की आवाज अचानक फिर तेज हो जाती है। वो और कोई नहीं, इस मीना देवी का पति था, जिसने मेरे पिता की जमीन और इस हवेली को अपने नाम कर लिया और उन्हें मरवा दिया।
वीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो टूटे हुए स्वर में पूछता है, आखिर क्यों माँ? आपने ऐसा क्यों किया और इतना बड़ा सच हमसे छुपाया? मीना देवी की आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा, मैं, तुम्हारे पिताजी और रीता इसी हवेली में रहते थे। मैं और तुम्हारे पिताजी इस हवेली में काम किया करते थे। हम बहुत खुश थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी को लालच आ गया। उसी लालच में उन्होंने ये सब कर दिया और मैं बस देखती रह गई। मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे बेटा, माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। अब माफ़ी का समय नहीं रहा और मैं अब रेवा भी नहीं रही। उन दरिंदों को मैंने ऐसी मौत दी है कि आने वाले हर जन्म में वो किसी के परिवार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। उन लालचियों की वजह से न जाने कितनी जानें गई हैं। मुझ जैसी कितनी ही रेवा आज भी बदले की आग में भटक रही है। आखिर क्यों? वो ये क्यों नहीं सोचते कि मरने वाला भी किसी का परिवार था? रेवा का गुस्सा और बढ़ जाता है। हवा इतनी तेज हो जाती है कि बरामदे की रेलिंग तक कांपने लगती है। निराली जोर जोर से रोते हुए रेवा के पैरों में गिर जाती है। रेवा, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पर तुम इन्हें मार कर भी गलत करोगी। जिसने गलत किया उसे सजा मिल चुकी है। अब मेरे परिवार को छोड़ दो। रेवा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे परिवार को छोड़ दो। उसके बदले तुम मेरे साथ जो करना चाहो कर सकती हो, बस इन्हें जाने दो। रेवा का मन थोड़ा नम हो जाता है। तुम चाहती हो कि तुम्हारा परिवार जिंदा रहे, तो इस हवेली की जमीन छोड़कर इस हवेली से और इस गांव से दूर चली जाओ, बहुत दूर। अब जाओ, इससे पहले कि मेरा क्रोध बढ़ जाए। अब जाओ, यहाँ से चले जाओ। मीना देवी सबको लेकर जल्दी जल्दी हवेली के आंगन में आ जाती हैं। निराली धीरे से रोते हुए कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। बहू, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। पर जो भी हो, सालों पुराना दिल का बोझ हल्का हो गया। मीना देवी हवेली की ओर आखिरी बार देखती हैं और धीरे से कहती हैं, किसी का बदला पूरा हुआ, किसी की आत्मा को शांति मिली और किसी को अपने किए की सजा मिली। अब चलो नई शुरुआत करते हैं। आओ, अब हम ऐसी जगह चलेंगे जहां डर नहीं, सिर्फ सुकून होगा, जहां रिश्तों में अपनापन होगा और दिल पर कोई बोझ नहीं।